अरविंद केजरीवाल और उनसे जुड़े लोगों के ऊपर कम से कम 10 जगहों पर आज ईडी ने रेड की है और इसमें अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी विभव, उनका घर भी शामिल है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, उनके घर पर भी रेड हुई है। जल बोर्ड के पूर्व अधिकारी के घर पर भी रेड की जा रही है। तो आज ईडी ने, आप ऐसा समझिए, कल प्रधानमंत्री ने जो कुछ अपने भाषण में कहा था, एक तरीके से उससे क्यों लेते हुए ताबड़तोड़ ये एक्शन दिल्ली के अंदर दिखाया है। कल प्रधानमंत्री का याद कीजिए 1 घंटा 50 मिनट का लोकसभा का भाषण, जो संसद से लोकसभा से उनका चुनाव से पहले आखिरी भाषण था। और उसमें प्रधानमंत्री ने जब करप्शन के ऊपर कार्रवाई की बात की तो क्या कहा कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाने हैं लगाते रहो, जितना कहना है कि हम एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं कहते रहो, लेकिन जिसने भ्रष्टाचार किया है वो तो जेल जाएगा। सारी एजेंसियां अपना काम करेगी, आपके आरोपों से वो पीछे हटने वाली नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा जिसने देश का लूटा है वो लौटाना तो पड़ेगा ही। और आज आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर ईडी का ये एक्शन। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि विपक्ष को अगर ये लगता है कि उनकी इस आलोचना से कि देख केंद्र की एजेंसियां ईडी, आईटी, सीबीआई जो काम कर रही हैं उसमें कोई राजनीतिक दुर्भावना है, तो इस आरोप से कम वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, ना उनके कदम रुकने वाले हैं। बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्रवाई और तेज हो गई। अरविंद केजरीवाल जो ये इल्जाम लगाते थे कि ये सारे आरोप उनके ऊपर बेबुनियाद हैं, साजिशन उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए लगाए जा रहे हैं, अब उनके सहयोगियों के ऊपर इस छापेमारी के बाद दबाव और बढ़ गया है कि वो जो कहते हैं वो साबित भी करें। जब वो ये कहते हैं कि उनके पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपए दिए गए, तो प्रमाण भी देना पड़ेगा जो अभी तक वो नहीं दे पाए। शराब घोटाले में उनके 2 मंत्री जेल में हैं और अब सीधी आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है। समझिए इस बात का मतलब। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव का मतलब क्या, पर्सनल सेक्रेटरी के घर पर रेड का मतलब, अरविंद केजरीवाल से बस कितना फासला बाकी है। तो जो सवाल आप सबके मन में रहता है कि क्या हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल देश के एक और मुख्यमंत्री वो भी जेल जा सकते हैं, तो अब ईडी की कार्रवाई जिस दिशा में आगे बढ़ रही है इसकी इम्पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, बहुत मुमकिन दिखाई दे रहा है अब तो ये। लेकिन अरविंद केजरीवाल देश में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करते हैं। और शायद उनको ये पहले से आभास हो कि आगे जाकर के जो भी उनकी सरकार के काम हैं उनमें कहीं उनकी संलिप्तता किसी काम में दिखा करके उनके ऊपर भी आंच पहुंच सकती है। जो उससे बचने के लिए शायद उन्होंने ये तरीका निकाला। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन अगर उनको ये लगता था कि वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे तो एजेंसी कोई आगे नहीं बढ़ेगी, तो इस वक्त तो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे ये आंच अरविंद केजरीवाल तक ही पहुंच रही है, उसकी तपिश तो वो महसूस कर रहे होंगे ना। तो फिर एक बार मैं बता दूं, 3 मामले अब ऐसे हो चुके हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी घिरी हुई है। दिल्ली का शराब घोटाला, उनका ये इल्जाम कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। और दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ, उस टेंडरिंग में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, उसको लेकर के जो केस चल रहा है, ये 3 मामले ऐसे हैं जो सीधे करप्शन से जुड़े हैं और सीधे अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इनके जवाब देने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कल जो कहा था, अगर वो हम बयान सुनवा सकते हैं दर्शकों को तो हमें बताइएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको सुनवाऊंगा आज दिल्ली की मंत्री जो आतिशी हैं, उन्होंने कैसे इस कार्रवाई के खिलाफ एक बार फिर आरोप लगाए। तो प्रधानमंत्री की बात भी सुनिए और दिल्ली की मंत्री का जवाब भी सुनिए। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोजमर्रा। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं।
आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था। देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। देखिए, आतिशी जो बात आज कह रही थी, मैं फिर आपको बता देता हूं क्योंकि आगे फिर उनका बयान बड़ा लंबा है। आतिशी ने दरअसल आज ये आरोप लगाया कि ईडी जो शराब घोटाले की जांच भी कर रही है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की और ये दिल्ली जल बोर्ड वाला मामला भी, इसमें उसने जितने गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए, नियम ये कानून ये कहता है कि उस सब की वीडियो रिकॉर्डिंग एजेंसी करेगी, जो भी उनके साथ बयान लिए जा रहे हैं या पूछताछ की जा रही है। उनका कहना है कि उस रिकॉर्डिंग के साथ काट-छांट की गई है ताकि अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सके ईडी एजेंसी। और उन्होंने कहा यह बिल्कुल गैर कानूनी है, कोर्ट के सामने पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रखनी चाहिए ईडी को। उनका आरोप यह है कि इसमें गवाहों को फंसाने के लिए या और लोगों को फंसाने के लिए वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या तो नष्ट कर दी गई हैं या उसमें काट-छांट की गई है। कहानी कुर्सी के में हमारे मेहमान राहुल महाजन जी। राहुल जी स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब, समीर जी स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्ष जी आपका बहुत स्वागत है। तो पहले प्रधानमंत्री ने कल जो कहा था राहुल जी, आज बड़े ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री की बात सुनने के बाद एजेंसी के लोग और दुगनी रफ्तार में थे। 10 जगहों पर छापे मारी, लोग अब पूछने लगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की बारी आने वाली है। देखिए, इस जो दिल्ली जल बोर्ड का मामला, उसमें बड़ी तेजी से कार्रवाई अब हो रही है। पिछले हफ्ते ही 2 लोगों को जो अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक जगदीश कुमार अरोड़ा जो चीफ इंजीनियर रिटायर हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल है, उनको अरेस्ट किया गया था। इससे पहले भी पिछले साल, देखिए ये मामला काफ़ी पहले से चल रहा है और पिछले साल इसको लेकर कई जगह चेन्नई और बाकी सब जगह रेड की गई थी। और इसमें क्योंकि एजेंसी को ये लगता है कि इसमें जो है घोटाला हुआ है और वो इस पर आगे बढ़ रही है। अब देखिए, एक एक करके केजरीवाल जो हैं, उनके लिए मुश्किलें जो हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। अब जैसा आपने खुद बताया कि अब 3 मामले ऐसे हो गए हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। अब वो कितना ये आरोप है, इसमें कितना सही अब आगे बढ़ के होता है या नहीं होता है, ये तो कोर्ट के सामने है। लेकिन कोर्ट में भी जो हमने देखा है कि जो राहत के लिए बार बार कोशिश जो है अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने कोशिश जो बार बार की है राहत के लिए या बेल के लिए, उसमें भी उन लोगों को मुश्किलें आ रही हैं और जो कोर्ट है वो बेल देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री ने कहा था आरोप लगाना है लगाओ, लेकिन हम रुकेंगे नहीं और जिसने चोरी की है वो तो जेल जाएगा। और आज ईडी का ये एक्शन हमने देखा। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, विभव जिनको आज जिनके घर पर रेड हुई ईडी ने की, विभव निजी सचिव अरविंद केजरीवाल के, मतलब जो लोग भी अरविंद केजरीवाल या मीडिया से रिलेटेड हैं, उनको मालूम होगा कि आपको अगर अरविंद केजरीवाल से बात करनी है या उनसे मिलना है तो आपको इन्हीं सज्जन के थ्रू जाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल कई बार अपनी जेब में फोन भी वो नहीं रखते हैं, तो अगर आपको उनसे बात करनी है तो इनके फोन के जरिए आप उनसे फोन पर भी बात कर पाते हैं। उस तक पहुंच गई ईडी। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। कल प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो मोशन था, उसका रिप्लाई का जो उनका एक अधिकार होता है, उसके तहत जो उन्होंने दिया, और कल के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा रखा और रखने के पीछे बड़ी साफ सी वजह थी। बहुत सी तस्वीरें जो है ना वो घाल मेल करके पेश की जाती थी। कई बार कहा जाता था कि नहीं कुछ ऐसा है, कुछ मतलब जिसको कहते हैं ना कि कुछ अंदर खाने कुछ चल रहा है जिसको सरकार दिखा नहीं रही। कल सरकार ने अपना बही खाता तो पेश किया ही, और बार बार जो प्रधानमंत्री जिस बात पर वो जोर दे रहे थे, एक तो सबसे पहले ये कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों के पास ये अवसर था कि देश को पटरी पर ला देते, नहीं ला पाए। महंगाई जैसी चीज स्थायी व्यवस्था बन गई और उस पर भी वो कोई ऐसा जिसको कहते हैं ना कि गरीबी हटाओ नारा भर तो रह गया, उससे आगे नहीं जा पाए। और भ्रष्टाचार कैसे संस्थागत होता गया। आज आप सोचिए, हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है, देश में कई राज्यों में ऐसे मंत्री, ऐसे लोग, बड़े नेता वो जेल जा रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और देश की राजधानी दिल्ली जहां सब कुछ कहा जाता है कि ये तो सबके सामने है, और वहां एक ऐसा नेता
जो कह कर आया था कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, उसका नाम शराब घोटाले में सामने आ रहा है। आप ये कल्पना कीजिए जरा। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो लूटा है वो तो लौटाना पड़ेगा, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो गुजरात से यानी 2001 से 2024 तक का है वो स्पष्ट बताता है। और जब सीवीसी अधिकारियों के साथ वो बैठक में थे तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा डरना मत, जब तक मोदी बैठा है तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे एक ईडी से जुड़े अधिकारी ने एक बात कही थी कि ये आसान नहीं होता इतने बड़े लोगों से जाकर पूछताछ करना। और जब उसमें आतिशी कहती हैं कि ये वाली ऑडियो, ये वाली वीडियो, अब जाहिर है न्यायालय में जो कुछ जाएगा उसका जवाब उनको देना पड़ेगा सरकार को और एजेंसियों को, लेकिन हर पूछताछ इस तरह से पब्लिक स्क्रूटनी का हिस्सा मेरे ध्यान में कभी नहीं रही। क्या चारा घोटाले में जो पूछताछ हुई वो सब कुछ इस तरह से सबके सामने रखा गया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पीछे हुई? क्या जितने और घोटाले इस देश में, जीप घोटाले से लेकर अभी तक के हुए, क्या उसमें इस तरह से कोई जो एजेंसियां पूछताछ करती है वो सामने लाया जाता है? या जो पुलिस पूछताछ भी करती है वो वीडियो इसलिए किया जाता है कि 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसको ह्यूमन राइट कहा जाता है, उसके लिए नहीं होता। पुलिस और एजेंसी क्या सवाल जवाब करेंगी, ये पब्लिक स्क्रूटनी का मुद्दा कभी नहीं रहा। आतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिस है, प्रीमाइस है, वही गलत है। भाई सीधा सवाल आपसे, क्या अरविंद केजरीवाल से ईडी की का सीधे आमना सामना, सीधी पूछताछ और गिरफ्तारी, इसकी भूमिका बन रही है? मुझे चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले ये होता हुआ दिख रहा है, और लोकसभा चुनाव क्या, आदर्श आचार संहिता लगने से पहले होता हुआ दिख रहा है। समीर जी। बिल्कुल, मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अरविंद केजरीवाल पे जो ईडी की जांच चल रही है, मुझे लग रहा है कि वो अधिसूचना जारी होने के पहले होगी। और जिस तरह से लगातार ईडी इनको सम्मन पे सम्मन दे रही है, 5 सम्मन दिए जा चुके हैं, केजरीवाल पेश नहीं हो रहे। अब ईडी राउत एवेन्यू कोर्ट में गई है ईडी अरविंद केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ। और आप देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से लोकसभा में कहा था कि ईडी कार्रवाई कर रही है और लगातार भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और कल प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट बताया कि कांग्रेस के 10 साल के अंदर ईडी ने 5000 करोड़ रुपया रिकवर किया था और हमारे 10 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया ईडी रिकवर कर चुकी है। तो ये बताता है कि 10 साल के अंदर ईडी को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, कोई इसके अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। और उनसे कहा गया है कि जहां आपको भ्रष्टाचार दिखे और जहां आपको लगता है कि पैसों का लेन देन हुआ है, करप्शन हुआ है, आप खुलकर कार्रवाई कर सकते हो। मुझे लग रहा है अब ईडी लगातार कार्रवाई कर रही, आज भी इस पर छापे पड़े हैं। और केजरीवाल पे सिर्फ 3 मामले नहीं, मुझे लग रहा है अभी जो शीश महल का जो मामला है उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है, उसमें भी सीबीआई लगी हुई है। एक वो मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसके अलावा एक दवा घोटाला जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हुआ है, उसकी जांच भी शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 हफ्तों में केजरीवाल के घर पर ईडी पहुंचने वाली है। आप दोनों ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले, बिल्कुल, मतलब तो महीने भर का 10 मार्च के पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल जाता हुआ? मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कब जेल जाएंगे या कब उनका अरेस्ट होगा, लेकिन जिस तरह से वो अवॉइड कर रहे हैं ईडी की जांच में उनके पास जाना, उनके सवालों का जवाब देना, तो ये संकेत तो ज़रूर करता है कि ईडी जो है उसके पास जो कानूनी तरीके हैं इस ऐसे मामले से निपटने के लिए, वो ज़रूर उसको अपनाएगी। और अगर वो कानूनी तरीका अपनाती है तो ये संभव है कि अरेस्ट हो। मैं ये नहीं कह सकता कि वो करेगी ही नहीं करेगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा उनके पास क्या सबूत हैं, उनके पास क्या तथ्य हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। देखिए, अब हेमंत सोरेन ने कल गिरफ्तार हुए कल विधानसभा में आए हुए थे ट्रस्ट वोट के लिए। उन्होंने क्या कहा कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को राजभवन के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अब ये भी कहा कि 7 एकड़ जमीन के मामले में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनके बचाव में जितने भी और नेता उतरे हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं ना, 7 एकड़ जमीन के लिए। भाई पहले तो ये मामला कितना छोटा या कितना बड़ा है, या घोटाला कितना छोटा या कितना बड़ा है, इससे एजेंसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई काम गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है। चोरी की सजा आप एक रोटी चुराएं या 1000 से या 100 करोड़ का गबन करें, एक ही बात है। लेकिन यहाँ जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामले वो बड़े संगीन मामले हैं। शराब घोटाला जिसमें सीधे 100 करोड़ रुपए पार्टी के को रिश्वत लेने का आरोप है, उसमें उन तक बात पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये जो शीश महल घोटाला जिसको कहने लगे हैं हम, अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है
उसके साज सज्जा पर जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ उसके ऊपर जांच बैठी हुई है। 80 करोड़ रुपया का टेंडरिंग घोटाला जल बोर्ड का है। वो 3 मामले तो ये सीधे सीधे हैं जो करप्शन के बड़े मामले हैं। देखिए, आप याद करिए कि आज से 25 साल 30 साल पहले 35 साल पहले क्या होता था। यही आरोप लगते थे ना कि जो फाइनेंशियल घोटाले करते हैं लोग वो आराम से बच के निकल जाते हैं या तो हो नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सरकारों ने, विभिन्न सरकारों ने ये कोशिश की है कि वो किस तरह से ये जो लोग हैं जो फाइनेंशियल घोटाले करते हैं, जो रुपए पैसे के घोटाले करते हैं और उसके बाद बचने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं और उसी के तहत जो अधिकार जो हैं वो ईडी को दिए गए, बेहतर अधिकार दिए गए, उसी के तहत ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और अब हम देख रहे हैं कि ईडी बढ़ के कार्रवाई कर रही है और ईडी खुद कोई केस नहीं लेती है। उसमें पहले या तो लोकल पुलिस या फिर कोई करप्शन से रिलेटेड एजेंसी या सीबीआई इस तरह के मामलों को दर्ज करती है। उसके बाद ईडी आती है कि उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया गया। तो ये जो ईडी की कार्रवाइयाँ हमें ज़्यादा दिख रही हैं वो इसलिए दिख रही हैं कि कानून सख्त हुआ है और उन लोगों का बचना मुश्किल हुआ है जो कि फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व है। अब जरा इसकी राजनीतिक पहलू पर हम बात करते हैं। जो सिक्के का दूसरा पहलू है ये तो कानूनी पहलू हुआ। प्रधानमंत्री ने अगर कल देश की संसद से इस बात को कहा, वो तो पहले कहते रहे, लेकिन कल 2 घंटे के भाषण में इस पर उन्होंने काफी वक्त दिया और कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब विपक्ष क्या कर रहा है, ये जरा कभी सोचा है उन्होंने? कन्विक्टेड लोग, भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर सिद्ध हो गए, उनके बचाव में उतरे हुए हैं। नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन हम सब जानते हैं लालू यादव चारा घोटाले में दोषी हैं, सजा याफ्ता हैं और मामलों के अंदर नौकरी देने के बदले लोगों की जमीन लिखवा लेने का मामला, जिसमें अभी भी जांच चल रही है। सीबीआई का केस भी है, ईडी का केस भी बना हुआ है। तो उन्होंने पूछा, आप सिद्ध घोषित भ्रष्टाचारियों के पक्ष में क्यों खड़े हुए हैं? उनको ये मालूम है और लगता है कि इस पर जनभावना मेरे साथ है, तभी उन्होंने इस बात को वो ये बात कह रहे थे। दूसरी तरफ विपक्ष को ये लग रहा था कि हम ये ईडी सीबीआई का अगर शोर मचाएंगे तो जनता शायद हमारी बात सुनेगी कि देखो आज ये सत्ता में बैठ गए हैं तो हमारे ऊपर एजेंसी का चाबुक चला रहे हैं, जेल का डर दिखा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई सहानुभूति है इसमें उनके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सहानुभूति है। और देखिए, अगर दोनों दिन के आप घटनाक्रम देखें, जब सरकार बदल गई बिहार में, सरकार बिहार में बदली, लालू जी जाते हैं, उसके बाद अगले दिन तेजस्वी जी जाते हैं। लेकिन आप कमाल की बात देखिए कि जिस बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति, अगर पहले का ये समय होता तो शायद बिहार के हर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहा होता, ढेर सारे लोग वो विरोध कर रहे होते और कह रहे होते कि हमारा नेता इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में भले, लेकिन हम नहीं मानते। इस बार उस तरह के स्वर आपको बिहार में नहीं सुनाई दिए। और सिर्फ बिहार में नहीं, आप अरविंद केजरीवाल के भी देखिए, बीच में प्रयास करके भले धरना प्रदर्शन कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल इंडिया गेट, रामलीला मैदान, बवाना तक पूरा भर गया था, उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज है। उनके लिए कुछ 100 कार्यकर्ता उनके, इससे आगे नहीं आ पाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं तो उनका 24 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड, 2001 से 2024 शुरू हो गया, 23-24 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है। और उससे पहले वो नेता थे, प्रचारक थे, भाजपा के महामंत्री संगठन थे, उस दौर में भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं। कोई ये कह नहीं सकता उनके निजी जीवन में शुचिता का जो उदाहरण है। और जब वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ ये लोग खड़े हो गए, इस सदन के नेता भ्रष्टाचारियों को सर माथे पर बिठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी आवाज ज्यादा विश्वसनीयता के साथ, ज्यादा प्रामाणिकता के साथ सुनी जाती है। और फिर वही बात आती है, कोई तो एक व्यक्ति हो, एक नीतीश जी थे जो भ्रष्टाचार के मामले से बाहर थे, लौट के आ गए, कहे सब वहां गड़बड़ हो रहा था, अपने घर लौट आए। तो ये तो स्थिति है। चले एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आज की ये बहुत बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक के ऊपर ईडी के छापे, उनके सांसद के ऊपर ईडी के छापे, और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की तपिश महसूस कर रहे हैं, आंच महसूस कर रहे हैं इस जांच की। एक छोटा सा ब्रेक, और आज जो आरोप लगाए आम आदमी पार्टी ने, उसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया, वो भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कहानी कुर्सी।